नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से सहयोगी अलीम जुड़ रहे हैं। अलीम, क्या बड़ी खबर इस वक्त? बिल्कुल विवाह, बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके लगे हैं। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके लगे हैं, साथ ही पंजाब हरियाणा में भी भूकंप के झटके लगे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.6 मापी गई है। भूकंप का केंद्र जो है वो अफगानिस्तान का हिंदू कुश क्षेत्र बताया जा रहा है, जहां पर 6.6 तीव्रता के भूकंप के झटके लगे हैं। विभा, शुक्रिया अलीम। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भूकंप के झटकों से दिल्ली एनसीआर से लेकर जम्मू कश्मीर तक हिला है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए और रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.6 आंकी गई है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लोग अपने घरों से एहतियाती तौर पर बाहर निकल गए और संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। शंकर, किस तरह के हालात जब झटकों को दिल्ली वालों ने, एनसीआर वालों ने महसूस किया? देखिए, भूकंप का जो झटका है ये इसकी तीव्रता जो है 5.4 बताई जा रही है और जो इसका मुख्य केंद्र जो है पाकिस्तान बताया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का जो मुख्य केंद्र रहा है इसका भूकंप का, जिसका एक अच्छा खासा असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला है और जम्मू कश्मीर से सटा हुआ दिल्ली का भी जो इलाका आता है, एक तरह से कहें बहुत ज्यादा खासा नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली में ही उसका अच्छा खासा असर देखने को मिला है। लेकिन सबसे राहत भरी खबर कही जा सकती है कि अभी तक इस मामले में कहीं से भी जान माल की कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं हुई है और कहीं से भी कोई जान माल की, चाहे राजधानी दिल्ली की बात करें या एनसीआर की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, कहीं से भी कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। शंकर आनंद, सिस्मिक जोन 3 में दिल्ली एनसीआर के ये इलाके भी आते हैं और इस वजह से जब भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो लोगों के मन में एक डर जरूर समा जाता है। निश्चित तौर पर देखिए, डर की जो वजह है इस बात को लेकर है क्योंकि राजधानी दिल्ली में जिस तरह से आलीशान इमारतें हैं, जिस तरह से ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चाहे दिल्ली की बात करें या एनसीआर की बात करें, चाहे नोएडा, ग्रेटर नोएडा या हरियाणा या गुरुग्राम इलाके की बात करें, तो यहाँ पर कई मंजिला ऊंची इमारतें होती हैं। और अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर काफी ऐसी इमारतें भी हैं जो बेहद पुरानी इमारतें हैं। तो इस बात को लेकर जरूर एक ऐसी संभावना बनी रहती है कि अगर कहीं काफी तीव्रता वाला अगर भूकंप आता है तो उसका असर उन पुरानी इमारतों पर भी पड़ सकता है, जिसके चलते काफी जानमाल को भी इसकी हानि हो सकती है। कितनी देर तक भूकंप के इन झटकों को महसूस किया गया है? देखिए, अभी तक जो है इस भूकंप के बारे में बताया गया कि कुछ सेकंड का यह भूकंप जरूर था और जो तीव्रता है 5.4 बताई जा रही है। तो 5.4 की जो तीव्रता है वो बहुत ज्यादा नहीं कही जा सकती, क्योंकि जो भूकंप का जो एक सेंटर पॉइंट है वो यहाँ से काफी दूर है और जो एक तरह से एक आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जमीन से काफी अंदर के लेवल पे इस भूकंप की तीव्रता यहाँ पे देखी गई थी, जिसका असर बहुत ज्यादा इसलिए इस वजह से नहीं हुआ है। और जो मेन सेंटर पॉइंट वो पाकिस्तान का लाहौर वाला इलाका है और जिसके चलते जम्मू कश्मीर और उसके बाद नॉर्थ इंडिया में इसका असर देखने को मिला है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों के लिए थोड़ी सी राहत भरी खबर जरूर है कि यहाँ पर उस भूकंप का एक बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है और न ही अभी तक इस मामले में कोई जान माल की हानि की खबर कहीं से भी आई है। तो एक बिल्कुल, पंजाब हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर, दिल्ली एनसीआर, ये तमाम इलाकों में भूकंप के झटकों को तकरीबन 20 सेकंड तक महसूस किया गया। शंकर आनंद, चूंकि हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की परेशानी ये होती है कि जब ऐसे हालात बनते हैं तो वो किसी भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते और उन हाई राइज बिल्डिंग से ऊपर से नीचे पहुंचने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है। वैसी परिस्थिति लोगों के लिए ज्यादा चिंताजनक बन जाती है। निश्चित तौर पर देखिए, जैसे ही राजधानी दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसके बाद जो लोग होते हैं खास तौर पर अपने हाई राइज बिल्डिंग से निकल के बाहर आ गए और देखते ही देखते ये खबर जो है एक तरह से कह सकते हैं कि आग की जैसे ये तेजी से फैलती चली गई और यहाँ पर जो लोग हैं
जब लोगों को ये इस बात की जानकारी मिली कि उस भूकंप की जो तीव्रता है और उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो मूल रूप से पाकिस्तान वाले इलाके में पाकिस्तान। बिल्कुल, लेकिन राहत की बात ये रही शंकर आनंद कि किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप का जो केंद्र है वो अफगानिस्तान का हिंदुकुश क्षेत्र बताया जा रहा है और रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 आंकी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का, तो दिल्ली से ही ये बड़ी खबर जहां पर यूएन में पीएम मोदी करेंगे योग और 21 जून को न्यूयॉर्क में ये योग का कार्यक्रम होगा। यूएन में इस साल योग का भव्य कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आपको नजर आएंगे और न्यूयॉर्क में ये योग के कार्यक्रम को लेकर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस कार्यक्रम को रखा गया है। यूएन में योग का ये भव्य कार्यक्रम होगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आपको नजर आएगी योग करते हुए। और योग से कैसे रहे निरोग, लोगों के बीच में विचारों की शुद्धता कैसे बने, शारीरिक मजबूती कैसे आए, ये योग के जरिए एक बार फिर से देश और दुनिया तक संदेश पहुंचाते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। श्वास भरते हुए वापस आइए। और अब बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की कर लेते हैं। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही हम पार्टी ने यह फैसला किया कि वो महागठबंधन से भी अलग हो जाएगी। इस्तीफे का ऐलान करते हुए संतोष सुमन ने कहा कि हम पार्टी जेडीयू में विलय करने का दबाव उसके ऊपर बनाया जा रहा था और ऐसे में पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए सरकार से इस्तीफा देने का फैसला उनकी तरफ से लिया गया। तो पार्टी का अस्तित्व खतरे में था और पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए यह फैसला जरूरी था। मेरे पास जो भी विकल्प थे उन विकल्पों में यह विकल्प बेहतर था और इसीलिए इसका चुनाव, और सिर्फ ये व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, पार्टी के विधायकों से मंत्रणा की गई, कई दौर की बातचीत की गई थी, सारे जतन करने के बाद यह फैसला अंततः लिया गया है क्योंकि पार्टी का विलय करने का, मर्जर करने का दबाव हमारे ऊपर बनाया जा रहा था और यह कहीं से स्वीकार्य नहीं था। इसी वजह से अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पार्टी का अस्तित्व खतरे में महसूस कर रहे थे। हालांकि जब एनडीए में जाने के सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि अभी इस तरह की किसी बातचीत की गुंजाइश नजर नहीं आती और ना ही ऐसा कुछ किया जा रहा है। हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, लड़ते रहेंगे और जनता के बीच जाएंगे। जनता जनार्दन जो है वो सर्वोपरि है और उन्हीं के बीच सभी को जाना है और ऐसे में हमने इसी का चुनाव किया है। ने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। लंबे समय से आपको दबाव था। राष्ट्रीय जनता दल अगर ये दो पार्टियां नहीं रखना चाहेगी, आपको नहीं तवज्जो देगी, आपको नहीं बुलाएगी, आपको पार्टी के रूप में नहीं मानेगी तो कैसे हम महागठबंधन में रहेंगे? आप बता नहीं, हम बहुत सोच समझ के, हमने बहुत निर्णय लेके अपने पार्टी के कोर वर्कर से बात करके, सभी सम्मानित सदस्यों, माननीय विधायकों से बात करके डिसीजन लिया है। कोई एक दिन का ऐसा बचवाना डिसीजन नहीं कि एक दिन गया और रिजाइन करके चला है। तो सोची समझी बात है और इस पर कोई हम नहीं समझते हैं कि कोई वापस ले। तो देखिए, सीधे तौर पर जेडीयू ने विलय का दबाव बनाया था, इसीलिए हम इस सरकार से आउट हुए। क्यों ये नौबत आई? लंबी चौड़ी बातचीत के बाद इस्तीफा दिया गया संतोष सुमन की तरफ से। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये एक दिन का फैसला नहीं और सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, सीएम नीतीश का सम्मान वो आज भी करते हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मेरे पिता यानी कि जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो हमेशा से कहते रहे कि मैं उनका सम्मान करता हूं, उनके साथ हूं, वचन भी दिया है। विलय के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसी वजह से इस्तीफा देना पड़ा। पार्टी का अस्तित्व खतरे में था, उस पार्टी के अस्तित्व को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखना जरूरी थी। एनडीए में जाने का फैसला अभी तक नहीं लिया गया है, इसलिए इस सवाल का कोई औचित्य इस वक्त नहीं है। नया गठबंधन भी बना सकते हैं, यह भी कहते हुए वो नजर आए। जरूरत पड़ने पर अकेले चुनाव लड़ा जाएगा, यह भी भविष्य में हो सकता है।
और पटना से बड़ी खबर, जहां पर संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद से सियासी तौर पर हलचल जो है वो महसूस की जा रही है। तेजस्वी यादव सीएम से मुलाकात करने के लिए करने मार्ग पहुंचे। सीएम आवास पर उनसे मुलाकात हुई और सीएम आवास पर बैठक भी की गई। बैठक में उस वक्त ललन सिंह, विजय चौधरी भी मौजूद थे। इस्तीफे के बाद की स्थिति पर चर्चा की गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर संतोष सुमन एक तरफ इस्तीफा देते हैं, विजय चौधरी के पास उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। उसके बाद देखिए सियासी तौर पर इसके कितने मायने हैं कि तेजस्वी यादव पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए, ललन सिंह पहुंचते हैं, विजय चौधरी उस इस्तीफे को लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं। वहीं संतोष सुमन के नीतीश कैबिनेट से इस्तीफे के बाद राजनीतिक हलचल जो है वो इस वक्त बेहद तेज हो गई है। इस्तीफे के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई। क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुनिए। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। तो लंबे समय से आपको ऊपर दबाव था। राष्ट्रीय जनता दल अगर ये दो पार्टियां नहीं रखना चाहेगी, आपको नहीं तवज्जो देगी, आपको नहीं बुलाएगी, आपको पार्टी के रूप में नहीं मानेगी, तो कैसे हम महागठबंधन में रहेंगे? आप पता नहीं, हम बहुत सोच समझ के, हमने बहुत निर्णय लेके अपने पार्टी के कोर वर्कर से बात करके, सभी सम्मानित सदस्यों, माननीय विधायकों से बात करके डिसीजन लिया है। कोई एक दिन का ऐसा बचपना डिसीजन नहीं कि एक दिन गया और रिजाइन करके चला है। तो सोची समझी बात है और इस पर कोई माने हम नहीं समझते हैं कि कोई वापस ले। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुर्सी तक दे दी, मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री पद उनको दिए, तब इससे बड़ा और सम्मान क्या हो सकता है? कोई सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे लोग आते हैं जाते हैं, इससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दलित को कैसे अपमानित किया जाता है सारा देश देखा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार करके फिर उनको मर्ज करने का दबाव डाल करके मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था। बार बार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी शपथ लेते थे, सब लोग देखा। अब मामला कुछ हद तक बढ़ गई। दो उनको मंत्रालय था, एक मंत्रालय पर सिमटा दिया। तो इस तरह से दलितों का अपमान करके अपने स्वार्थ अहंकार में जो मन में आए जमींदारी भाव में दूसरे का सम्मान नहीं करना, कहीं न कहीं मन को चोट लगता है। जो स्वाभिमानी व्यक्ति है इस तरह की चीज को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इसमें अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ऐसी चीजें होंगी ही होंगी। और मांझी जी तो नीतीश कुमार जी और हमारे पुराने साथी हैं, कुछ थोड़ी मोड़ी नाराजगी होगी, वो नाराजगी दूर कर ली जाएगी। इस्तीफा आया है उनका, पर अभी कोई ऐसी बात नहीं आई है। क्या बात है क्या बात नहीं है, ये तो बातचीत से सारी चीजें हो जाएंगी। हाँ, अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा सबकी होती है, मांझी जी की भी है, इस पे बातचीत होगी। संतोष सुमन के इस्तीफे पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि इस्तीफे से ये जाहिर है कि विपक्षी एकता विफल हो जाएगी। जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी का इस्तीफा इस बात को दर्शाता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक तरफ विपक्षी एकता की बात हो रही है और विपक्षी एकता के लिए 23 तारीख को बिहार के पटना में ही बैठक आहूत की गई है और उसके पहले सहयोगी दलों का नाराजगी और छोड़ना यह बताता है कि आने वाले समय में विपक्षी एकता ये पूरी तरह से विफल हो जाएगी। संतोष मांझी ने इस्तीफा जैसे ही दिया उसके बाद आरएलजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि कोई सगा बचा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं, चाहे हम लोगों की बात हो या फिर मांझी जी की बात हो। ये महागठबंधन है, ये सब लोगों को ठगने का काम कर रही है। कोई सगा बचा नहीं जिसको नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं, चाहे हम लोगों की बात हो चाहे मांझी जी की बात हो। यह जो महागठबंधन है, एक्चुअली यह महागठबंधन नहीं है, यह एक ठग गठबंधन है जहां सभी घटक दल एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में तो पूरी दुनिया को पता है कि ठगने में माहिर हैं। बिहार वासियों को भी ठगने का काम कर रहे हैं और अपने घटक दलों को भी ठगने का काम कर रहे हैं। संतोष मांझी जी ने आज इस्तीफा दिया है। देश हित को ध्यान में रखते हुए बिहार के विकास के लिए यह एक स्वागत योग्य कदम है और इसका हम लोग स्वागत करते हैं।
हम पार्टी के विधायक अनिल कुमार ने कहा है कि जीतन राम मांझी कई मामलों को लेकर नाराज चल रहे थे। संतोष सुमन का लघु सिंचाई विभाग बदल दिया गया था, इससे भी नाराजगी थी। मैं पार्टी के फैसले के साथ हूं। 4-5 दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम सब विधायकों की बैठक हुई थी और बैठक में कुछ इस तरह का बात आई थी कि पार्टी को हम लोग चलाएं नहीं चलाएं, इस तरह की बात हुई थी। तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मिलने के बाद भी हम लोग जब बाहर में बैठक किए तो हम लोग नहीं समझ रहे थे कितना जल्दी इस तरह का होगा। समाचार अभी टेलीविजन के माध्यम से जानकारी मिली कि माननीय मंत्री संतोष जी इस्तीफा कर दिए हैं। तो निर्णय ऐसा समय में लिए हैं कि इस पर अभी तो अब उनका निर्णय, चूंकि पार्टी के अध्यक्ष हैं, अब निर्णय लिए हैं तो निर्णय के हम साथी हैं। और ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद अब आखिर क्या होने वाला है। मांझी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, ये वो तमाम कयास हैं जो इस वक्त अब लगाए जा रहे हैं। 23 जून के बाद मांझी जो है वो एनडीए में जा सकते हैं, क्योंकि 23 जून वो तारीख है जब विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। इससे महागठबंधन को झटका लगेगा। विपक्षी एकता की कड़ी जिसके दावे किए जा रहे हैं वो कमजोर होगी। इससे एनडीए का मनोबल ऊंचा उठेगा और मांझी का वोट बैंक एनडीए में शिफ्ट होगा। ये तमाम वो कयास इस वक्त लगाए जा रहे हैं कि अब इस इस्तीफे के बाद की स्थिति इस तरीके से कुछ बनती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में तमाम सवालों के बीच क्या ये सवाल उठ रहा है इस वक्त कि एनडीए में शामिल होंगे क्या जीतन राम मांझी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 23 तारीख का इंतजार कीजिए और उसके बाद ये पता चल जाएगा कि होगा क्या। वहीं संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद राजनीतिक हलचल इस वक्त बेहद तेज हो चुकी है। बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि उन्हें अभी भी भरोसा है कि जीतन राम मांझी वापस लौटेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। वो लोगों को तो अभी भी भरोसा है, पता नहीं क्या कारण है, अभी भी भरोसा है कि मांझी जी कहीं जाने वाले नहीं हैं। और जो ये महागठबंधन बिहार के अंदर में है वह एक सशक्त गठबंधन है और इसके आधार पर हम लोग बिहार में तो अपना छाप छोड़ेंगे ही, पूरे देश में भी इसका असर है। और इस वक्त बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां पर युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है। चेहरे पर अपराधियों ने तेजाब भी डाला है। 1 माह पहले युवक ने पड़ोस की लड़की को भगाकर शादी की थी और अब उसकी हत्या कर दी गई है चाकू गोदकर। उसके चेहरे पर तेजाब डाला गया है। महतो टोला में युवक के शव की बरामदगी की गई। राहुल कुमार सैनी के तौर पर मृतक की पहचान हुई है और पड़ोस की लड़की को भगाकर 1 महीने पहले ही इस युवक ने शादी की थी। अब इस हत्याकांड के पीछे क्या ये एक बड़ी वजह है? फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल में जुटी है। तो बेगूसराय से ये बड़ी खबर। वहीं बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक कल होने वाली है दिल्ली में। दोपहर के बाद यह बैठक होगी। कोर ग्रुप के सभी सदस्य इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की मौजूदगी नजर आएगी आपको। जेपी नड्डा और बीएल संतोष की मौजूदगी होगी। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े इस बैठक में मौजूद होंगे। लोकसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण और खास मानी जा रही है। विपक्षी दलों की बैठक से पहले रणनीति तैयार की जाएगी। क्या अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी, अगली रणनीति क्या होगी? बिहार में गठबंधन में नए दलों को शामिल कराने पर भी चर्चा इस बैठक में संभवतः हो सकती है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। एक अनोखी खुशबू ब्लैक